होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वही आपने बताया था। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका दिल टूटा है, हाँ तो यदि आपको मोहब्बत में दिल टूटा है तो मेडिसिन अलग हो अलग हो जाएगी। जाएगी। आपका यदि किसी बिजनेस में लॉस हुआ है, उसकी वजह से आप दुखी हैं, तो मेडिसिन अलग हो जाएगी। अच्छा, दुख भी अलग अलग होता है, जी। मतलब दोनों के दुख अलग हैं। जी, दोनों के दुख अलग है। सिर आंखें व अंग सभी उसे फैलते लगते, अंग कहीं बाहर ना निकले इसी वहम में रहते। दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ होम्योपैथिक की गोलियां खाई होंगी जो कि बहुत ही मीठी मीठी आती हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो है उन्होंने होम्योपैथिक की जो दवाइयां हैं ना उनको अपनी कविताओं में पिरोया है, जिससे कि कोई आम इंसान भी इसको समझ सकता है। क्योंकि इनके जो नाम होते हैं ना होम्योपैथिक दवाई को बहुत ही टफ होते हैं, जिनको पढ़ने के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये इतनी आसान भाषा में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि सब कोई समझ सकते हैं, और वो इतने इंटरटेनिंग वे में समझाया है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो चलिए उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि क्या है इस होम्यो हील के अंदर और कैसे इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। सारी चीजें सीखेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने होम्योपैथी और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। गांव की गलियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय करने वाले, द होम्यो हील जैसी अनोखी किताब लिखने वाले और दुबई में बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट का अवार्ड पाने वाले डॉक्टर अमित शुक्ला। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुक ऑडियो अड्डा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अमित सर के बचपन से, कि बचपन इनका गांव में भी था, बचपन में ही पिता का साया उठ गया। तो सर ये बताइए कि किन हालातों में आप बड़े हुए और किन हालातों ने आपको मजबूत बनाया? हालातों का पता बचपन में कहाँ चलता है। जब पिताजी का साया उठ गया तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि भाई थे, बड़े भाई थे, मम्मा थी। हाँ। तो वैसे भी जिसके पास माँ होती है उसको हालातों का कोई हालत क्या बिगाड़ सकते हैं उसको। बिल्कुल जी। तो वहीं पे हमने पढ़ाई की, गांव में ही पढ़ाई की कक्षा 5 तक। उसके बाद लखीमपुर शहर में पढ़ने आए, इंटर तक पढ़ाई की। उसके बाद इलाहाबाद आ गए, यहाँ पे कुछ कोचिंग वोचिंग की। उसके बाद इधर जब होम्योपैथिक में एडमिशन हुआ। होम्योपैथिक का आपका पहले से ही प्लान था या पढ़ते पढ़ते किसी ने आइडिया दिया? नहीं, होम्योपैथिक का प्लान कोई नहीं था। यह है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाने का बहुत मन था। हाँ, पहले से ही मतलब आपका इच्छा थी इसमें जाने के लिए कि कैसे मेडिकल लाइन, कुछ भी है मेडिकल लाइन का, चाहे बीएससी नर्सिंग करना हो, चाहे नीट देना हो, चाहे एमबीबीएस करना हो जी। लेकिन कुछ दिन हमने कंपटीशन की कोचिंग की। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप? यूपीएससी की? वही अधिकतर जो प्रयागराज में आते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। नहीं, हम बस ये है कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यही सब एसएससी की तैयारी। अमित जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि आपने 2 मार्कशीट रखी थी 9th में या 12th में, किस टाइम की थी वो? किस्सा बड़ा दिलचस्प है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो ये था कि जब मैं 9th में था तो कोचिंग से कॉलेज में ये होता है ट्यूशन बाजी होती है। हाँ जी। तो मैं जिन अध्यापक के पास कोचिंग पढ़ता था उसके बाद कुछ ऐसे हालात आए कि छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने कुछ बच्चों से ये कहा कि इसको फेल कर देंगे। अच्छा, मतलब वो कि हमारे पास कोचिंग नहीं पढ़ने आ रहे थे उसको फेल कर दो। ये पहले बहुत होता था और मुझे लगता है आज भी कई कुछ जगहों पे यही होता है। तो उसको मैंने हल्के में ले लिया कि देखा जाएगा। उसके बाद जब मुझे रिजल्ट मिला तो मैंने देखा भाई फेल उस पर, सच में फेल कर दिया, सच में फेल उसमें। तो उसके बाद हम 1 महीना कैसे बीता मैं ही जानता हूँ। हमने सोचा कि उसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो बाद में कई लोगों से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि कॉपी चेक कर ली जाए। तो हमने वो कॉपी चेक कराई तो उसमें वो मार्क्स बढ़ गए, क्योंकि इंग्लिश में शायद 10 नंबर का एप्लीकेशन वो होता है, तो उसमें आधे से कम नंबर दिए थे। तो आज भी वो 2 मार्कशीट हमारे पास है। दोनों मार्कशीट है। प्रिंसिपल साहब ने देखा तो उन्होंने खुद नंबर बढ़ा दिए, कहा ये तो पास होने वाला, इसको पास कर दीजिए। तो ये जब उन्होंने फेल किया था तो आपने घर पे बताया था कि नहीं बताया था? ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं होती, लोग क्योंकि समझ उस टाइम पे सबसे बड़ा डर यही होता है कि अब घर पहुंचेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे। क्योंकि हम 2 लोग थे, हमारा भांजा भी उसमें था। हाँ। उसी क्लास में जी। तो वो तो जानना लाजमी थी। बिल्कुल। वो आया सबसे पहले, मैं पास हो गया, पास होता हमसे भी हमें तुम क्या हुआ? हमने बताना पड़ा। लेकिन वो 1 महीना उनके भी फ़ोन आते थे कि जिनके कभी फ़ोन नहीं आते थे। हाँ, सबसे ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी यही होती है कि भाई पता करो फेल हुआ कि पास हुआ, जबकि उनको कोई लेना देना नहीं उस बात से। हम जिनको पता नहीं कहाँ गए थे वो भी, अमित भाई कैसा हुआ भाई, उनको बताना क्या हुआ।
उसके बाद जब कॉपी चेक की प्रिंसिपल साहब ने खुद नंबर बढ़ा दिए। तो आज भी हमारे पास 2 मार्कशीट हैं, तो एक फेल वाली एक पास वाली। जब वो सर ने आपको फेल कर दिया तो आप उनके पास पूछने नहीं गए क्यों कर दिया ये ऐसा? नहीं, उनके पास नहीं गए, उनके पास नहीं गए। हम जो हमारे जानने वाले थे, क्लास टीचर थे, प्रिंसिपल साहब थे, उनसे हमने कहा सर ऐसी बात बता दी। हमने कोचिंग पढ़ते थे, उसके बाद और ट्यूशन बाजी वहाँ होती नहीं थी विद्या मंदिर में, लेकिन तब भी तो उन्होंने कहा ठीक है, सब में देखे मार्क्स अच्छे थे, इंग्लिश में 27-28 के आसपास, तो उन्होंने चेक करके फिर बढ़ा दिए कि भाई ये तो सही है, ज़बरदस्ती फेल किया गया है। अमित जी, जब ऐसा हुआ कि फेल हो गए, आपके पास मार्कशीट है रिजल्ट में कि सब पास हो गए, मैं फेल हो गया हूँ, तो आपको कैसा लगा? मतलब वो असफलता का फील क्या है, मतलब आपके मन में क्या है? उन दिनों असफलता से मुझे ये पता चला कि असफलता मिलने पे लोग दुखी नहीं होते हैं, दुखी इस बात से होते हैं कि उनको दुनिया के सवालों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। इसलिए जो असफल होता है वो यदि सुसाइड करता है, सुसाइड के बहुत केस सुने होंगे, कोई असफल हो गया सुसाइड कर लिया, तो वो सुसाइड इसलिए नहीं करता कि वो असफल हो गया, क्योंकि असफलता ज़िंदगी नहीं ख़त्म करती, उसको बस लोगों के जो सवाल होते हैं, जो लोगों के सवाल का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो दुखी हो गया कि चलो कौन क्या कहेगा, कौन ताने देगा, कौन क्या कहेगा, इसलिए अपना जान दे देते हैं। और उसमें से मुझे लगता है 99% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी असफलता इसलिए पूछते हैं कि उनको खुशी मिल सके। जी हाँ, ये कि वो इसलिए नहीं कि हाँ चलो हमको दिल को सांत्वना मिलेगा, फिर फेल हो गया, बहुत बनता था, फेल हो गया। बिल्कुल वो सारी बातें करने उनको टॉपिक मिल जाता है उनको मजे करने के लिए। तो एक चीज़ ये बताइए कि आपका लेखन का कोई सपना नहीं था, तो कैसे आप लेखन के क्षेत्र में आए? मतलब होम्योपैथी, लेखन, कुछ इसके बारे में बताइए। नहीं, जब मैं इलाहाबाद आया तो एक तो माँ से भी अलग हो गए, घर से अलग हो गए, और पहली बार घर छोड़ के जाना भी थोड़ा। जी, और यहाँ पे इलाहाबाद वैसे भी कवियों का शहर है, यहीं पे बच्चन जी, कुमार विश्वास जी, चाहे जिसको ले लो, वैसे भी कविता जो गीत होते हैं, मुक्तक होते हैं, गज़ल होती हैं, वो किन्हीं 2 आँखों से वो के निकलते हैं। तो शायद वो 2 आँखें हों, लेकिन अब तो ना 2 आँखें याद हैं, 2 आँखों से प्यार की कविताएं निकलती हैं। होम्योपैथी की कविता का कैसे हुआ, कैसे पहला मुक्तक लिखा आपने, ये शुरुआत कैसे हुई? जब मैं होम्योपैथिक में आया तो जैसे कोई बीज होता है धरती के अंदर पड़ा होता है, तो उसको चाहे जितना बंद कर लिया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उग जाएगा। बिल्कुल। तो कविता का तो बीज अंदर था, लेकिन जब होम्योपैथिक में आया तो हमने मटका पढ़ी, किताब मोटी मोटी होती हैं, उसमें सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो वहाँ से हमने सोचा कि इसको जैसे हम यहाँ से जाएंगे, क्लिनिक खोलेंगे, गांव में क्लिनिक खोलेंगे, तो वहाँ कोई इंग्लिश में नहीं बताएगा। इंग्लिश जब सामने से प्रोफेसर पढ़ा के चले तो ऊपर से निकल जाए, पता नहीं क्या पढ़ा गए। तो हमने सोचा कि इसको ऐसा कुछ किया जाए कि इसको लोग समझ सके। जैसे हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हमको हेडेक है, उसकी हेडेक है उसकी हमको दवा दे दो, तो उठा के परचून की दुकान वाला भी दे देता है। हाँ, तो ये चीज़ें तो है, कभी कभी कुछ दवाएं जो हैं वो परचून की दुकान वाला जो आप बोल रहे हैं वो सही में बिकती है। और लोगों को ये याद भी हो जाता है, लोग एलोपैथिक के आधे डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक की चीज़ें समझ नहीं आती। वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तब भी उसको पता है पीली वाली उसकी है, नीली वाली उसकी है, लाल वाली। तो हमने भी सोचा कि होम्योपैथिक में कुछ ऐसा किया जाए कि लोग ये लोगों तक पहुँचे, लोग इसको पढ़ें तो वहाँ तक पहुँचे कि लोग अपने आप मेडिसिन जानने लगे। इसीलिए होम्योपैथिक अभी तक नहीं बढ़ पाई है। हाँ, होम्योपैथिक का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं है। जी, और होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो थोड़ा अलग है। जैसे होम्योपैथिक का सिद्धांत ये है कि वो लक्षणों पे काम करती है। लक्षणों पे कैसे? मतलब जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जी, जैसे आप कहीं चल रहे हैं, आपने कहीं देखा किसी को, अभी ये तो महेश जैसा लगता है, अभी ये तो वैसे विनोद जैसा लगता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो विनोद नहीं होता है, लेकिन विनोद के लक्षण और उसके लक्षण मैच होंगे तभी तो आपने कहा विनोद के जैसा लगता है। तो जैसे होम्योपैथिक होती है उसमें किताब वो मेडिसिन है, वो मेडिसिन नहीं है, आप जानते हैं मेडिसिन है, लेकिन वो पेशेंट है। हम लोगों को ये बताया जाता है पेशेंट है, उनके अपने लक्षण हैं। जैसे कोई किसी के बाएं पेन है, किसी के दाएं पेन है, और सब पैथी होती है, उसमें से किसी के 10 पेशेंट बैठे हों, हमने पैरास्टामॉल दे दिया वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन होम्योपैथिक में नहीं है। होम्योपैथिक में सबका अलग अलग है। होम्योपैथिक में लक्षणों पे दिए जाते हैं। जैसे आपके लक्षण, कोई किसी का दिल टूटा, मोहब्बत में टूटा है तो उसकी मेडिसिन अलग दवा है। किसी के पिता की डेथ हो गई, उसको दुख है तो उसकी मेडिसिन अलग हो जाएगी। अच्छा। जैसे कोई ज़्यादा हंसता है तो उसकी मेडिसिन अलग हो जाएगी। सिम्टम मिलाने पड़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि सिम्टम को कलेक्ट किया जाए, हिंदी में किया जाए,
उसके बाद उसको यदि कविता में ढाला जाए तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें मैं खुद ही आज पहली बार सीख रहा हूँ कि ये अलग अलग लक्षणों पे कि हाँ मतलब कोई अगर दुखी है कि मतलब एक को बुखार है वो भी अलग अलग बंदा है, तो सबकी अलग अलग दवा है इसमें। सबकी लेकिन एलोपैथिक में सिर्फ पैरासीटामोल सबको दे दी वो ठीक हो गया, तो ये तो बहुत ही मतलब शॉकिंग चीज़ मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे भी पहली बार आज ही पता चल रहा है। जैसे होम्योपैथिक में है बेलाडोना है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि 10 लोगों का बुखार बता दे, 10 लोगों का पेन बंद कर ले, नहीं, उसमें सबके लिए अलग अलग सिम्टम पे काम। इसीलिए देखो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो पूछता है हाँ, कि कितने बजे होता है, जी जी 5 बजे होता है, 3 बजे होता है, बाएं हैं कि दाएं हैं, उसको दबाने से पेन बंद होता है कि उसको सहलाने से पेन बंद होता है। जैसे आपने कहा सर्वाइकल है तो उसको अच्छा पट्टा लगाते हैं तो कैसा है, ये है, आपसे पूछेगा अच्छा मीठा पसंद है कि खट्टा पसंद है। तो ये वो पूछता इसलिए है क्योंकि वो मेडिसिन से लक्षण मिलाएगा आपके। हाँ, ऐसे ही एक किस्सा मेरे साथ हुआ था जब मैं एक डॉक्टर के पास गया था 2 साल पहले, तो उन्होंने पूछा था मेरे सोने उठने का, आपको खेलना क्या पसंद है, तो मुझे लगा मेरे खेलने से और इन सब चीज़ों का क्या रिलेशन है, लेकिन उन्होंने ये सवाल पूछे कि आप क्या करते हो, सुबह शाम तक उठना कितने बजे होता है, सोना कितने बजे होता है, आपको खाने में क्या पसंद, जो आपने बोला खट्टा मीठा, ये सब सवाल भी पूछे, खेलने में क्या पसंद है, आप स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर आप वीडियो गेम्स खेलते हो, ये सारी चीज़ें पूछी। तो मैंने कहा दवा देने में इन सब चीज़ों का कनेक्शन क्या है, मतलब इसका क्या काम है, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन अभी जब आप ये चीज़ बता रहे हो तो ये चीज़ें समझ में आई, और आपकी किताब में भी यही चीज़ें लिखी हुई है कविताओं में कि आसानी से लोग इन चीज़ों को समझें। ये हमने नहीं लिखा, ये डॉक्टर हनीमैन जी ने बहुत पहले लिख गए किताब में। हाँ जी। तो वही हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने पास से कुछ नहीं लिखा, उसको हमने खाली कलेक्ट किया और उसकी विधा चेंज कर कविता में डाल दिया, ये चीज़ हुआ। मतलब लोगों को समझ में आ सके वो चीज़, तो मुझे नहीं लगता लोगों के पास तक है भी कहीं। ये सबसे बड़ा टास्क ये था कि यदि हम लिखेंगे, कविता में लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसी आती किताब मैंने तो नहीं सुनी थी। पहली बार ये पहली किताब जो होम्योपैथी पे आई है। जी, होम्योपैथी दवा के बारे में लोग नहीं जानते, कविता के बारे में क्या ही जानिए। हाँ, कविता क्या है कि आप ये क्या कविता में भी कैसे हो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे काम आती है होम्योपैथी का काम कैसे है। बिल्कुल, इसलिए हमने कुछ नया कुछ नहीं है, बस उसके उठा के सिम्टम को, लक्षणों को उठा के सीधे डाल दिया कि इसके लक्षण क्या हैं, कितने समय सोता है, कितने समय जगता है, कितने टाइम क्या होता है, पेन दबाने से होता है कि सहलाने से कम होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही बस हमने होम्योपैथी में लिख दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अमित जी, होम्योपैथिक की दवाओं पर कविता लिखने का विचार कैसे आया, और जब आपने इसको शुरू में लिखना शुरू किया तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया या फिर इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई आपको? देखो, कविता का बीज तो अंदर था, लेकिन जब मैं होम्योपैथिक में आया तो जब होम्योपैथिक में पढ़ने लगा तो सब बाउंस हो जाए, तो हमने सोचा कि इसको ऐसे ही एक दिन बैठा था तो एक मेडिसिन हमने उठा के और कुछ पंक्तियाँ लिख के मैम को भेज दी, उषा मैम को। तो उषा मैम ने सीधे कुछ नहीं दिखा, उन्होंने सीधे मेडिसिन का नाम लिख के भेज दिया। अब फ़ोन कर लिया, कहा तो बेटा इस पर काम किया जाए, बहुत अच्छा, ऐसा काम हुआ नहीं है, और इस पर यह है, किस किताब से पढ़ते, हमने कहा एस के दुबे से। तो कहा नहीं, 5-6 किताबों के नाम बताएगा, नोट कर लो, जाके ले आओ और इस पर काम करो। तो हम हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल में छोड़ दिया, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वहाँ हम अपना सुबह चले जाएं, शाम को आएँ, कभी कभी तो 3 महीने लगा दे स्टेटस के, 3 महीने फ़ोन मत करना। लोग पागल सोचे कि पागल है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कहे जानते हैं डीएम बन जाएंगे। लेकिन हमने उसके बाद वही 14 मेडिसिन लिखी, तब डॉक्टर उमंग खन्ना जी हैं, तो उनके पास हम गए। तो उनके पास गए, उस दिन हम लखनऊ में 5-6 डॉक्टर से मिले, तो उनको हमने दिखाया, सर ये देखिए, तो देखिए ये तो तुमने ये कैसे सोच लिया। तो हमने कहा हमको बहुत खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा। कहा तो बहुत अच्छा काम से बुक छपवा, हम जितना सहायता होगी मैं देख लूँगा, ये है वो, उनको अपना बताया, बहुत सहयोग किया। तब हम तो उसको अच्छे से मेडिसिन पढ़ने लगे, अच्छे से लिखने लगे, अच्छे से, उसके बाद हम किताब छपवाया। इस 50 मेडिसिन लिखने में मैं लगभग 1 साल 3 महीने लग गए। 1 साल 3 महीने 50 मेडिसिन लिखने में? जी, लगभग। मतलब ऐसे जब लिखते थे तो क्या ख्याल आता था, मतलब देख के जब किताब पढ़ते तो आपके दिमाग में कविताएं चलती थी? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जैसे कविताएं बनाना, किसी पे गीत लिखना, वो आसान काम होता है। जैसे किसी को देख लिया, उस पर गीत लिख दिया। लेकिन ये किताब ऐसी होने वाली थी कि जिसको कोई बच्चे नहीं पढ़ते, जिसको सामने बैठे कोई सुनता नहीं। ये MD भी पढ़ता, मतलब जो डॉक्टर BHMS हैं, जो डॉक्टर जो मेडिकल जिनको इलाज करना है वो भी पढ़ेंगे, जो मेडिकल लाइन से वो पढ़ेंगे। तो उसमें अगर इसको हम भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दवाइयाँ ये होम्योपैथिक वाली कैसे काम करती हैं, जो कि कभी नहीं पता चली। जी हाँ, वो थोड़ा समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने
तभी हमको सर ने कहा कि देखो बेटा, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन इसको अच्छे से लिखना है। यदि कल कोई तुमसे पूछे कि ये कहाँ से लिखा गया तो उसको बता सको इसमें इस किताब से हमने लेके ये लिखा है, इसलिए। और यदि ये कोई काम ये तो था नहीं कि किसी को कोई चीज़ देख देख के लिखनी है। जैसे एक होता है कि 1 महीने में इतने पन्ने लिखने हैं तो अपना लिख लो, लेकिन ये था तो कविता लिखना तो कभी कभी 1 दिन में बन जाएगी। कभी कभी सो कविता लिखता है, उनसे पूछो तो वो 2 बजे भी उठ के लिखने लगते हैं। कोई 10-10 दिन नहीं लिख पाता है। अच्छा, बहुत से मैंने मूवीज़ में देखा है या बहुत से लोगों से सुना है कि जब सुबह सुबह जाके अपन बाथरूम में बैठते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि वहाँ पे गए हो कोई कविता याद आ गई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो पढ़ना पड़ा। मतलब बस जस्ट मैं कंफर्म करना चाह रहा था, ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कविता कहीं भी निकल सकती है। कविता का ये नहीं कि कविता वहीं पे आए, कविता कहीं भी निकल सकती। कुछ भी थॉट आया मन में, आप कहीं भी हो, बाथरूम में हो, बैठे हो, थॉट आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। हाँ, कभी भी थॉट आ सकता है। है। वो आपने बोला कि 2 बजे उठ के भी लिखते थे, तो उससे याद आया मुझे कि नहीं, हाँ, वो जैसे कि कभी जैसे कोई कविता है, कोई कवि है तो उसको 2 बजे भी लिखने लगा, मतलब 2 बजे भी लिखना पड़ेगा उसको। यदि सपने में आया कोई गीत आया तो वो तुरंत लिख लेगा, क्योंकि हो सकता है वो अगले घंटे भूल जाए। हाँ, बोल हम 50 मिनट से लिखे हैं लेकिन शायद मुझे 1-2 मिनट से याद हो। तो ये होम्योपैथिक जो बातों में आपके थॉट आ सकते हैं, लेकिन ये होम्योपैथिक में क्या था, वो थॉट नहीं आते हैं, वो हमको जो हमने किताब से पढ़ा, कलेक्ट किया, उसके बाद वो बैठ के बनाना पड़ता था। तो कभी कभी 1 दिन में 1 मेडिसिन हो जाए, कभी कभी 1 महीना लग जाए एक मेडिसिन बनने में। उसको पढ़ना, उसको कलेक्ट करना, उसको फिर दुकान पे भिड़ाना, बहुत ये कठिन काम था, लेकिन लोगों के हौसले और हिम्मत ने इसको आसान बना दिया। चलिए, ये बढ़िया बात है, सबको पसंद भी आई है वो। जितने भी मैंने देखे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे जो आपकी उपलब्धियां हैं वो न्यूज़पेपर्स में भी आती रही हैं। आप दुबई गए, वहाँ पे आपको अवार्ड मिला, सारी जगह पे, तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, अभी तक जब जिससे भी मैं मिला हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक से जुड़ा हो, उसने देखा तो उसको पसंद आ गई। चाहे जितना भी बड़ा डॉक्टर हो, हमने नाम सुना कि हाँ ये डॉक्टर है, उनके पास चलते हैं किताब दिखाने, तो उन्होंने भी देखा तो वो भी सीधे अलाओ बेटा वीडियो बना दे, बहुत है क्या गए, जब तुमने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे में खुशी भी मिलती है बहुत ज़्यादा। आज तक ये कभी किसी ने नहीं कहा ये किताब नहीं अच्छी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो लोग उसमें बुराइयां ढूंढने लगते हैं। अगर सब लोग उसको अप्रिशिएट करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत की गई और बहुत अच्छा काम किया गया है। हम जब सबसे पहली बार मिलने गए तो जिससे भी मिले, खाली किताब 10 मेडिसिन दिखाने के साथ देखिए, तो उन्होंने सीधे बहुत अच्छी है, तुमने सब 2 शब्द लिख दीजिए। तो कम से कम 8-10 लोगों ने शब्द लिखे। तो हम जब कभी मन होता था कि चलो हटाओ ये काम ठीक नहीं है, कि क्या फ़ायदा, बहुत मेहनत, हॉस्पिटल भी छोड़े हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल से निकाल दिए गए और ये DM बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे जाने लगो ना तो सुबह निकलते थे, शाम को आते थे। हम 6 महीने तो किसी को पता ही नहीं था कि हम क्या करने जाते हैं। तो लोग भी अपना कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन लोग जब फ्री रहते हैं तो अपने हिसाब से कहानियाँ बनाने लगते हैं, उनको मज़ा आता है ये करने में। लेकिन जब हम देखें कि हाँ अब छोड़ा हटा ये सब छोड़ा, तब हम उनकी जो थॉट उन्होंने लिखा था, जैसे हाँ ये बहुत अच्छा काम है, आम जनमानस तक पहुँचेगा, बहुत अच्छा, तब हम और थोड़ा हिम्मत आए, चलो अच्छा लिखते हैं। 50 मेडिसिन की हमने द होम्यो ही लिखी, उसमें लगभग 1 साल 3 महीना लगा मुझे। आम जनमानस तक पहुंचने वाली बात है, तो इस पे एक सबसे बड़ा सवाल मेरा पर्सनल ये है कि लोगों तक ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये बड़ी बड़ी मार्केटिंग की जाती हैं, कंपनियां इसकी बहुत मार्केटिंग करती हैं, लेकिन होम्योपैथिक की कहीं मार्केटिंग नहीं देखी मैंने कि लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप एलोपैथी की दवा के नाम किसी से पूछ लेंगे तो भले वो डॉक्टर हो ना हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी होगा, तो उसको 10-15 दवाइयों के नाम तो पता होंगे कि जिससे वो इलाज कर लेता है, खुद ही मेडिकल स्टोर जाता है, दवा ले आता है। लेकिन होम्योपैथिक का ना तो उनको सही नॉलेज है और ना ही उनको कहीं बताया जाता है। मैंने कहीं एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसा नहीं देखा कि लोगों को पता चले। ये अच्छा सवाल है। देखो ये होता क्या है, एलोपैथिक दवा में आपको यदि हेडेक हुआ तो उसमें डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, आपको फीवर हुआ तो उसने मेडिसिन लिख दी, आपके 25 तकलीफें आपने बताई तो उसने कम से कम 16 मेडिसिन लिख दी। लेकिन होम्योपैथिक का नियम है सिंगल दवा देना। ये इसका नियम ही है। और सिंगल कब देना, क्योंकि आप जब लक्षण निकालेंगे तो लक्षण तो कोई
आम जनता निकाल नहीं पाएगी, आम लोग निकाल नहीं पाएंगे, दुकानदार नहीं निकाल पाएगा। जैसे आपको कोई एलोपैथिक दवा है तो चलो सबको पता पैरास्टामोल बुखार में आती है, मेफ्टालिस्पास पेट दर्द में आती है, सबको पता है कि पीली वाली उसकी, नीली वाली उसकी। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लाइव एग्जांपल की। हमारे यहाँ राजीव है, तो इसका जैसे कि दांत दर्द हो रहा है, कुछ दिनों से फूला हुआ है, तो अगर इससे पूछेंगे सवाल तो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं इस दवा को देने के लिए? देखो, इसमें ये होता है कि जैसे जो एक्यूट केस होता है, हाँ, जैसे कुछ मेडिसिन है वो बेसिकली उसी पे काम करती है। हाँ, जैसे कोई एक्यूट केस है, अब जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पेन है, हाँ, तो हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि आपको मीठा पसंद है कि खट्टा। अच्छा, हाँ, वो भाग जाएगा, वो आपको भाग जाएगा, वो आपको चार बातें भी सुनाएगा। ये लक्षण कम मिलाए जाते हैं जब आपको कोई क्रॉनिक कोई दूसरे एग्जांपल पे ले लेते हैं, मान लीजिए एक्यूट पेन का हटा के नॉर्मल जो जिस पे लक्षण पूछे जा सकते हैं, जो आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि हम उसके पुरानी हिस्ट्री पूछते हैं, कैसे सोता है, उठता है, ये सारी चीज़ें। तो किसी दूसरी बीमारी पे भी अपन कर लेते हैं, तो क्या क्या सवाल आप पूछते हैं उनसे? जैसे किसी को है बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट है वो, तो कई जगह से दवा लेके आए, ठीक नहीं हुआ, तो उसको हम जैसे होम्योपैथ जो होता है वो यदि उसको देखेगा तो पहले तो, क्योंकि इसमें साइड भी है, यदि आपको लेफ्ट साइड में पेन है, राइट साइड में पेन है, तो दोनों की दवा अलग होगी। हाँ, दोनों की, तो उसमें भी मेडिसिन है, लेफ्ट साइडेड कौन कौन सी हैं, राइट साइड, तो उसमें सबसे पहले क्लिक हो जाएगा। जैसे उसने बताया लेफ्ट साइड में, तो 8-10 दवाएं दिमाग में आ जाएंगी कि ये हो सकती है। उसके बाद कब से है, कितने टाइम होता है, अच्छा ठीक है, तो उसके चांसेस है, हाँ स्टोन हो सकता है या हो सकता है, तो स्टोन की भी मेडिसिन अलग अलग होती है। तो ये देखना पड़ेगा कितना स्टोन है, कैसे क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, इस हिसाब से भी चेंज हो जाती होंगी मेडिसिन। हाँ, उस हिसाब से भी चेंज हो जाती है। जैसे आपको स्टोन हुआ तो उसमें थोड़ी ना ये खाना पीना पूछेंगे। हाँ, स्टोन में तो नहीं पूछेंगे, वो तो 5-6 मेडिसिन होती है, उठा के दे देते हैं डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसके लिए जैसे मेंटल सिम्टम ज़्यादा होता है, मेंटल सिम्टम पे ये काम करती हैं, तो उसके मेंटल सिम्टम मिलाने पड़ते हैं। हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा भटक गए थे हम लोग मार्केटिंग पे इसकी, कि लोगों तक ये कैसे पहुँचे, मार्केटिंग इसकी क्यों नहीं करते हैं, या लोगों तक कैसे नहीं पहुँच पा रही है? इसीलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि जो अन्य कंपनियां हैं, उन्होंने सीधे एक टैग लगा दिया कि इसकी दवा ये है, जैसे हमने बताया ना, नीली वाली इसकी है, पीली वाली। लेकिन होम्योपैथिक में आज तक ऐसा नहीं हुआ। होम्योपैथिक आप यदि किसी दुकान से लेके खाएंगे, कोई आवश्यक नहीं कि आपको फ़ायदा हो जाए, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके तह तक जाना पड़ेगा। इसलिए शायद शिक्षा की कमी है। जितनी शिक्षित लोग होंगे, जितना शिक्षा बढ़ेगी, उतना होम्योपैथ आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। हाँ, मतलब लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। ऐसे में क्या है कि लोग अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो दुकान पे गए, उन्होंने 10 रुपए की नीली गोली ली और वो ठीक हो गए, दर्द उनका सही हो गया, तुरंत उनको आराम मिल ही जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को आजकल अभी फ़ायदा हो, हाँ, तुरंत चाहिए फ़ायदा उनको, तो वो आपके पास नहीं आएगा। होम्योपैथ में है तो 1-2 दिन लग जाएगा, हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ी महंगी भी है होम्योपैथ। उसमें सीधे रिक्शा वाला भी चलता चला गया, 2 मिनट का 1 रुपये तो दवा खाई। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा इशू है पैसों का, कि होम्योपैथिक थोड़ी महंगी भी पड़ जाती है और उसमें देर में भी होता है। और ये एक बड़ा मिथ है या सच है, ये आप क्लियर कीजिए, कि लोग कहते हैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, देर में फ़ायदा करती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे केस हैं जो 2-2 मिनट में फ़ायदा हुआ जिनको। ऐसा भी होता है, क्योंकि ये मुझे लगता है बचपन से जो मैं भी सुनते आ रहा हूँ, और मुझे लगता है सबके मन में यही सवाल होगा कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत देर में फ़ायदा करती हैं, एलोपैथिक जल्दी फ़ायदा करती है। ये गलत फहमी फैलाई गई है। ऐसे बहुत केस हैं, मैं भी दिखा सकता हूँ, 3 दिन में उसके स्किन डिजीज ठीक हुआ है। मतलब ऐसा होता है, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी जल्दी फ़ायदा करती हैं। बिल्कुल होती है, यदि सिम्टम मिल जाए तो क्यों नहीं। 8 दिन में स्टोन निकला है, उसने खुद फोटो खींच के भेजा था कि 8 दिन में स्टोन निकल गया। तो ये चीज़ होती है। अमित जी, आपको यूथ आइकन और बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट के पुरस्कार मिले हैं, वो भी दुबई जाकर। तो और कौन कौन से पुरस्कार आपको मिले, अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा। ऐसे तो बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़े अवार्ड हैं, ये यूथ आइकन, मुझे जब मैं किताब लिख रहा था तो किसी को पता ही नहीं था, लेकिन जब बड़े डॉक्टरों के नॉलेज में आ गया तो उन्हें नाम आगे दे दिया होगा, तो मुझे मुंबई में ये मिला यूथ आइकन। लेकिन उसके बाद जब किताब का विमोचन हो गया, तब डॉक्टर नीतीश चंद दुबे ने उनको दुबई में सम्मानित किया बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट अवार्ड के नाम से। लेकिन यह है कि उपलब्धियां मिलने के बाद
जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ जाती है। कैसे काम करना उसको बदलना पड़ेगा, कैसे क्या है उसको थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा कि इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। तो जब आपको ये उपलब्धियाँ मिली या जब भी ये सब चीज़ें होती थी तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी कि डॉक्टर अमित ने ऐसा किया, डॉक्टर अमित को ये उपलब्धियाँ, ये पुरस्कार मिले, तो वो जब पढ़ते थे तो क्या लगता, मतलब कैसा लगता था, फील क्या आता थी? ये तो बहुत अच्छा लगता है। सब एक सपना होता है, सबका सपना होता है बिल्कुल, कि मैं भी न्यूज़पेपर में आऊँ, मैं भी आऊँ। तो मतलब ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत की है उसका फल धीरे धीरे मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन ये है कि बस यहीं तक नहीं है। अमित जी, आपकी ये बुक है द होम्यो हील, तो इसमें से हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2-4 मुक्तक हो जाए जो बहुत ही अच्छे हो, लोगों को अच्छा लगे सुन के, तो लोग इसको फिर से खरीदें, पढ़ें। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वही आपने बताया, जैसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका दिल टूटा है, हाँ, तो यदि आपको मोहब्बत में दिल टूटा है तो मेडिसिन अलग हो जाएगी। आपका यदि किसी बिजनेस में लॉस हुआ है, उसकी वजह से आप दुखी, तो मेडिसिन अलग हो जाएगी। अच्छा, दुख भी अलग अलग होता है, मतलब दोनों के दुख अलग है। जी, दोनों के दुख अलग है। जैसे इसमें एक है बेलाडोना है, तो बेलाडोना जैसे इसमें हमने ऐसा लिखा है कि जब कोई आने वाला हो तब बेल बजती है, और उसे दे देंगे जो लेडी दिन भर सजती है। तो यह है कि बेलाडोना सुंदर लेडी होती है, तो जिसको आप देखें पर ज़्यादा मेकअप करती है, ज़्यादा अच्छी लगे, तो बेलाडोना सोच सकते हैं। बेल बजती है मतलब जैसे कोई मेहमान आने वाला तो आता है तो बेल बजती है, तो बेल मतलब बेलाडोना। बिल्कुल। जैसे द होम्यो हील में एक मेडिसिन है प्लेटिना, तो उसके लक्षण ऐसे वो होती है कि उसे खुद को ऊंची चोटी समझे, तुमको नीची खाई, मतलब खुद को अपने को दिखाया कि बहुत बढ़िया है। जैसे ये होम्योपैथिक जो होती है मेडिसिन जो है वो ये भी होती है कि लेडीज मेडिसिन है, ये जेंट्स मेडिसिन है, ये भी यह एलोपैथिक में नहीं होता है। अच्छा। तो प्लेटिना है तो ये जहाँ ज़्यादातर केस में लेडीज़ पे काम करती है, तो वो लेडीज़ का ऐसे जो लक्षण होते क्या होंगे, जैसे खुद को ऊंची चोटी समझे, अपने को बहुत ज़्यादा समझेगी, आपको कुछ नहीं समझेगी, वो है क्या मतलब है, खुद को ऊंची चोटी समझे और तुमको नीची खाई, उसे देख के लगता है कौन देश से है। मतलब आपको खुद देख के लगेगा कि ये क्या है, वो समझ नहीं आता है, अपने इतना क्यों एटीट्यूड है, और अहंकार इतना होता है जैसे हो शहजादी, खुद से सबको छोटा समझे चाहे वो आज़ादी। वो ये कहे मुझे अकेला रहना है, मुझे आज़ादी दे दो, और किसी से मतलब नहीं है, और तिरस्कार की एक भावना रहती उसके मन में, मतलब किसी को अपनाएगी नहीं कि हटाया छोड़ो, क्या मतलब है इसका। अपने मन में जिद्दी गुस्सा, जिद होगी, गुस्सा होगी, चिड़चिड़ी है उसके जीवन में, तो ऐसे उसको लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब वो पेशेंट आएगी तो बताएगी कि जैसे दर्द बढ़ता है वैसे घटता है। जैसे कि हमको पेन होता है, साइटिका का पेन है, तो पहले बढ़ेगा, फिर धीमे धीमे जैसे दर्द बढ़ेगा उसका वैसे ही घटता है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद ये लिखा कि नहीं ज़रूरत मुझे किसी की, मैं ही मत बस गाए, तो कहे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और कोई कितना दुखी भले हो उसको तरसना है बेरहम। जी, प्लेटिका मेडिसिन सबसे, इसको क्या कह सकते हैं। सही है, मतलब कविताएं भी पूरी, मतलब हर उस कविता में मेडिसिन छुपी हुई है कि जो भी लाइनें बोलेंगे उसमें से एक मेडिसिन निकल के आएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही 50 मेडिसिन है। आपने बताया कि इसमें 50 मेडिसिन है, यानी कि इसमें और चीज़ें आने वाली हैं, अभी और बुक्स आएंगी इसकी आगे, आप और कविताएं लिखेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक मुझे लगता है और भी सारी दवाएं होंगी, सिर्फ 50 तो नहीं होंगी। नहीं, होम्योपैथिक में 600 मेडिसिन है। 600 मेडिसिन है, अभी सिर्फ 50 पे, यानी कि इसके बहुत सारे मेडिसिन आने वाले हैं आगे। जी, हम तो यही है कि 600 मेडिसिन को छूने का मन है। हाँ। सब पे कविताएं लिखने का मन है, कम से कम कुछ नहीं तो 10 किताबें हो जाएंगी। लेकिन वो कब होती है, कब लिखी जाएंगी, वो ऊपर जानता है। ये अपने मन में आएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से इस कविता की पॉपुलैरिटी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे भी अभी सुनने में, जब आपने मुझे एक बुक दी थी, जब मैंने इसके कुछ कविताएं पढ़ी थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, और प्लस नॉलेज भी है इससे। जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे भी जब बुक्स आएंगी लोग खुद ही डिमांड करेंगे कि अब दूसरा संस्करण चाहिए हमें इसका। जी, नहीं, लोग कहने लगे हाँ कि अब इसके बाद कब मेडिसिन आएंगी। हाँ। इसके बाद कब मेडिसिन, तो बहुत जल्दी प्लान है कि 51 से 100 तक मेडिसिन लिखी जाए, उसके बाद लोगों तक पहुंचाई,
चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप बहुत जल्दी आगे इसके भी संस्करण आते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सारी आप 600 दवाइयाँ जो है उन पे भी कविताएं लिखें, ताकि आम लोग जो हैं वो भी इनको पढ़ के समझ सकें। जो इनके अजीबोगरीब साइंटिफिक नेम होते हैं जो पढ़ने में भी नहीं आते, कभी कभी मैं खुद नहीं पढ़ पाता, कुछ कुछ नाम ऐसे ही होते हैं इनमें, और पढ़ने के बाद समझ में तो कुछ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो लोग कविताओं के माध्यम से कुछ तो समझेंगे, जैसा आपने समझाया एक कविता पढ़ के, इस हिसाब से लोग समझ सकेंगे इसको। अमित जी, आपने कहा कि जब आप किताब लिख रहे थे आपको 1 साल 3 महीने का समय लगा, उस टाइम आपने बहुत से लोगों की बातें सुनी, बहुत कुछ झेला, तो कुछ बताएंगे उसमें से? वो तो हमें जान सकते हैं। जब 1 साल 3 महीने लग गए, तो जब आप कुछ नहीं करते हैं, जब हॉस्पिटल जा रहे थे, तो हॉस्पिटल छोड़ दिया तो लोग कुछ कहने, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात हमने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि बड़े सपने जो होते हैं किसी को बताए नहीं जाते। बिल्कुल। यदि हम अभी किताब लिखते हो सक्सेस ना होते तो लोग हंसते, अभी बहुत बड़े किताब लिखने वाले थे, ये बिल्कुल हर बात पे ताने मारते जी। लेकिन तब भी ताने मिले, ऐसा नहीं किसी ने कहा कि सब एक दिन निकल लिए, बहुत तेज बारिश हो गई थी तब भी निकल लिए, क्योंकि हमको तो वो पागलपन था किताब लिखने का। तो पीछे से आवाज़ आई किसी की, जानते हैं डीएम बन जाएंगे ये बहुत बड़े MBBS डॉक्टर हैं, जैसे कि MLM वालों को आज भी ताने दिए जाते हैं BMW के। हाँ तो लगता है आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई ऐसे ताने देता है, तो यदि आपसे अच्छा 9th फेल है, वो भी कुछ बोल रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने वहाँ पे लिखा था कि जो भी हुआ था उसमें कोई बात नहीं थी, उससे बड़ी जीवन में कोई रात नहीं थी, उसने भी हमें जाने क्या क्या कुछ नहीं कहा, जिसकी यहाँ 2 कौड़ी की औकात नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। तो लेकिन अभी ये हमने कहा नहीं आगे, लेकिन उन दिनों मैंने बहुत कुछ सुना। तो 1 साल जब 3 महीने लग गए तो इतना सुना, लेकिन ठीक है, जब हमको अपना काम करना था, हमको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना था। उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली होगी। बिल्कुल मिली। अब तो हमें कुछ करके दिखाना ही है, मतलब जो ये ठान लेता है वो कुछ कर ही लेता है। अमित जी, ये तो हो गई कि आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या ताने मिले, लेकिन आप जब किताब अपनी लिख रहे थे, ये कविताएं लिख रहे थे, तो आप किसी को फॉलो किया होगा, किन्हीं से सीखा होगा, जो बड़े लोग होंगे जो पहले इस फील्ड में रह चुके हैं, तो ऐसे वो कौन से लोग थे जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली, जिनसे आपने चीज़ों को सीखा? ऐसे तो बहुत डॉक्टर थे, जैसे डॉक्टर उषा मैम हैं, डॉक्टर प्रियंका मैम, अनिल पांडे साहब हैं, देश दीपक जायसवाल हैं, लेकिन डॉक्टर उमंग खन्ना, नीतीश दुबे, इन सब ने बहुत कुछ सीखा। जैसे एक दिन हम सेमिनार में बैठे थे तो नीतीश सब ने ये कहा कि जैसे नक्सोमिका बनी हुई है मेडिसिन, तो हनीमैन लिख के गए थे कि इसमें 10 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो आज तक हमने कोशिश क्यों नहीं की कि इसमें एक एलिमेंट बढ़ाया जाए, इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, इसको अच्छा बनाया जाए। तो उनका कहना यह है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया काम कीजिए, कोई भी काम को नया सीखो, भले वो अच्छा हो ना अच्छा हो। तो हमको नीतीश से बहुत अच्छी सीख मिली। एक उमंग खन्ना जी थे, तो उनका ये सब हमेशा कहना का था कि भले टाइम ज़्यादा लग जाए, किसी काम को ठान लिया है आपने तो उसको पूर्ण कीजिए, भले कितना भी टाइम लग जाए। तो ये दोनों लोग हमारी ज़िंदगी में किसी साथ पुण्य के बदले मिले होंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली होता है ना कि जब आप किसी काम को दृढ़ निश्चय से करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोग सपोर्ट में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको वो लोग मिल जाते हैं। मुझे लगता है ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ होती है ये भी ऐसे ही काम करती है कि जब आप किसी काम पे निकलते हैं तो उससे रिलेटेड लोग कुछ भले ही देर से मिले लेकिन वो मिल जाते हैं। जी जी जी। तो शायद उमंग खन्ना हैं और नीतीश दुबे जी हैं या के त्रिपाठी जी हैं, ये सब किसी पुण्य के बदले मिले, द होम्यो हील के बदले मिले। द होम्यो हील के मतलब द होम्यो हील वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो आप हमारे नए लेखकों के लिए क्या बताना चाहेंगे, कुछ उनको कहना चाहेंगे कि जब वो शुरू करें, जब लोगों के ताने मिले हैं, उनके लिए क्या संदेश है कि वो कैसे शुरू करें? अगर वो किसी को लिखना है, कोई राइटर बनना चाहता है, किसी भी फील्ड में है या कुछ भी लिखना चाहता है। देखो, अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको अच्छा स्टूडेंट पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको लिखने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबों को जानना पड़ेगा। नए लेखकों के लिए बस यही है कि आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही अच्छा थॉट आए, उतनी अच्छा लिख जिस फील्ड में लिखना है पहले उससे रिलेटेड हो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज है जी। क्योंकि जाहिर बात है जब तक नॉलेज नहीं होगी तो लिखेंगे क्या जी। पहले आप किताबें पढ़िए, लोगों को सुनिए, अच्छे लेखकों को सुनिए, अच्छे कवियों को सुनिए, तब आप अपने आप थॉट आते हैं। एक किसी कवियों की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कवियों के कोई कॉलेज नहीं, लेखकों के कोई कॉलेज नहीं सिखाता है, मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो कवि बनाते हैं। हाँ, कि आप आइए इसमें एडमिशन लीजिए, आपको बोझ का कवि बनाते हैं, आप आइए तो मोहब्बत का कवि बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, इंजीनियर या फिर
जो दूसरे कोर्स है उनके लिए तो कॉलेज और जी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, जी। लेकिन कवि बनने के लिए आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आवश्यक नहीं है। देखो, एक अनपढ़ भी कवि बन जाता है। कबीरदास ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, हाँ। तुलसीदास ये जब पढ़े लिखे, हाँ, किसी यूनिवर्सिटी में तो गए नहीं। वही तो। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप प्रोफेसर हो, आपके तरह कविता लिखने में, ऐसा नहीं। तो ये तो माँ शास्त्री देती है, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। तो अमित जी, ये तो बात हो गई हमारी होम्यो हील की। होम्यो हील के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। ये किताब जो भी पढ़ेगा, जाहिर सी बात है उसको होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आसान भाषा में कविताओं के माध्यम से मिलेगी। तो इसको सब लोग ज़रूर से पढ़िए। और बुक ऑडियो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने होम्योपैथी की किताब तो लिखी है, लेकिन इसके अलावा आपने कभी मोहब्बत पे अगर कोई कविता लिखी हो तो वो हमारे दर्शकों को जरूर सुना के जाइए। आपने मोहब्बत पर सुनाने के लिए कुछ कहा है तो जाते जाते बुक आइडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। मोहब्बत कभी लिखी थी, लेकिन अब बहुत कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब से होम्योपैथिक, मैं तब से तो ये लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ही पढ़ी। लेकिन तब भी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ मोहब्बत में, कि जिसको लिखी थी सुबह उसको शाम लिख दिया। वाह वाह। जिसको लिखी थी सुबह उसको शाम लिख दिया, क्या बात। जिंदगी का उसको अपनी दाम लिख दिया। वाह। पूछा किसी ने हमसे कि सुकून क्या है, तो कागज़ उठाया उसका हमने नाम लिख दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। दो पंक्तियाँ। अब तो वही अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमको बीते ज़माने अभी याद हैं, वो हकीकत फसाने अभी याद हैं। आप शायद गए भूल, लेकिन सुनो आप सबके वो ताने अभी याद हैं। वाह 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 वाह, ये क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, डॉक्टर अमित शुक्ला के साथ ये पॉडकास्ट बहुत ही दिलचस्प रही और द होम्यो हील के बारे में हमने जितनी बातें की बहुत ही अच्छी रही। और इसमें जो भी बातें लिखी हैं, वो जो कविताएं हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। और ये शो आपको कैसा लगा, ये बातें कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ बुक ऑडियो अड्डा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय।